नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस पर। दोस्तों हम लोग 71 बीपीएससी के लिए एसडीएम राहुल सिन्हा सर के द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है प्रीलिम्स बूस्टर, इसको हम लोग कवर कर रहे थे और इस सिलसिले में हमने अभी तक आप सभी को मॉडर्न हिस्ट्री, साथ ही बिहार का इतिहास और साइंस में हमने फिजिक्स को कवर कर लिया है और उसका हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखा है। जो भी स्टूडेंट नए हैं आप सभी लोग प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे तो संपूर्ण रसायन शास्त्र यानी कि पूरे केमिस्ट्री को देखेंगे। यदि इस वीडियो को आप देख लेते हो तो पूरा केमिस्ट्री यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज इस वीडियो को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, तो यहाँ पे हमारे पास है रसायन। देखिए पहला फैक्ट हमारे पास है कि रसायन में, चलिए पहला फैक्ट हमारे पास है कि हाइड्रोजन का सबसे सामान्य समस्थानिक जो होता है ना, यानी कि आइसोटॉप्स बोल सकते हैं इसको, प्रोटियम होता है। क्वेश्चन से पूछे है कि हाइड्रोजन का जो सामान्य समस्थानिक होता है वो क्या होता है, प्रोटियम होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि हाइड्रोजन में क्या नहीं होते हैं, तो इसमें न्यूट्रॉन जो आपको नहीं देखने को मिलते हैं। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, जे थॉमसन थे। यानी कि परमाणु संरचना जो है ना वो किसने दिया था, जे थॉमसन साहब के द्वारा यहाँ पे परमाणु की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया गया था। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन का नियम तथा बहु अनुपात के नियम को समझाया था। दोस्तों जो आप जानते हैं कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। इसके सिद्धांत के अनुसार हम बात करें तो इसमें जो है ना आपकी व्याख्या किसकी किसकी होती है, तो द्रव्यमान संरक्षण की होती है, स्थिर संगठन का नियम का व्याख्या होती है और साथ ही बहु अनुपात के नियम को यहाँ पे समझाया गया है इसके तहत। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण क्या होते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन होते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक यानी कि न्यूक्लियस कहलाता है। यानी कि जो परमाणु के जो केंद्र होते हैं ना, इसका जो धनावेशित हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या होता है, चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। यहाँ पे इस बात भी आप लोग समझेंगे। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना होता है, तो 1.602 गुना 10⁻19 कूलम या दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछा जाता है कि परमाणु संख्या जो है ना वो किसके बराबर होती है, तो परमाणु संख्या जो होते हैं एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, यहाँ पे बराबर होते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। समस्थानिक जो होते हैं परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में, कार्बन डेटिंग आदि में इसका उपयोग किया जाता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व के द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों, देखिए द्रव्यमान दोस्तों क्या होता है ना, ए बराबर क्या करेंगे आप लोग, तो P + N होता है। यानी कि प्रोटॉन प्लस जो है यहाँ पे न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास 18 और 20 यहाँ पे जोड़ देंगे तो आपके पास क्या होगा, 38 यहाँ पे इसका द्रव्यमान हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यानी जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों, इसके योग क्या होते हैं, द्रव्यमान संख्या कहलाते हैं। इस पर आपको बता चुके हैं। ए बराबर क्या होता है, इसको हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इनको आप जोड़ देंगे, आपके पास क्या होगा, तो द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास निकल के यहाँ पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, ठीक है, Pu-242 यहाँ पे 94 इसका ये है परमाणु संख्या कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 148 होती है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। न्यूट्रॉन कण आवेश रहित है या विद्युत उदासीन होती है। क्वेश्चन से पूछे कि कौन ऐसा कण है जो कि आवेश रहित है, तो आप ध्यान रखोगे वो है न्यूट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन कण आवेश रहित है या विद्युत उदासीन होता है। यानी कि न्यूट्रॉन कण ऐसे होते हैं ना जो कि इसमें आवेश नहीं होता, इसमें चार्ज नहीं होता, ये विद्युत क्या होता है, उदासीन होते हैं। अल्फा कण एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। यानी अल्फा कण दोस्तों होता है ना वो क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। दो प्रोटीन, यहाँ देखिए प्रोटीन लिखा हुआ है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन को मिलकर के एक अल्फा कण बनाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक अल्फा कण का निर्माण कैसे होता है, तो दो प्रोटॉन से और दो न्यूट्रॉन से मिलकर क्या होता है, यहाँ पे अल्फा कण का पे निर्माण होता है। एक तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं। दोस्तों समस्थानिक क्या होता है ना, आइसोटॉप कहते हैं। इसमें जो परमाणु संख्या होती है ना वो होती है बराबर, परमाणु संख्या क्या होती है, बराबर होती है। और जिसमें द्रव्यमान संख्या होती है वो अलग अलग होती है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, समस्थानिक कहते हैं। इस बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। समान परमाणु वाले तत्व समरूपानिक कहलाते हैं, यानी समस्थानिक कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए कितना मतलब कि एरर है इस बुक में थोड़ा सा, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सर से, यदि आप इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, सर तो ऐसे नहीं देखते होंगे इस वीडियो को। बाकी जो भी ऐसे कंटेंट राइटर हैं जो टाइपिंग करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सुधार करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये बुक।
समान परमाणु वाले तत्व असमस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन न्यूट्रॉन के संघात के कारण से दोस्तों होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियर विखंडन होता है जैसे कि परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित है। उसमें क्या होता है तो न्यूट्रॉन के जो संघात के कारण यहाँ पे जो है नाभिकीय विखंडन यहाँ पे हो जाता है। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है, यानी अल्फा में दोस्तों क्या होता है? अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा क्या होता है यहाँ पे? निगेटिव होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे, इसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ना उससे अपने आप जो है ना पे अल्फा होगा, बीटा हो गया, यहाँ पे गामा किरणें यहाँ पे निकलती रहती हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित तथा गामा उदासीन करने होती है। ये आपके सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं कि अल्फा क्या होती है दोस्तों, इस पे कौन सा चार्ज होता है? अल्फा पर पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है। बीटा दोस्तों क्या होता है? बीटा यहाँ पे ऋणात्मक होता है। और जो गामा होता है दोस्तों ये क्या होता है? उदासीन किरणें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 2882 दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संरूपण धातुओं के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि 2882 होगा ना, ये धातु होगा। जैसे कि 2 8 10 10 10 20। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या होता है? 20 होता है ना। सो दोस्तों जो 20 होता है ना, 20 किसका होता है यहाँ पे? सॉरी, ये कैल्शियम होता है दोस्तों। कैल्शियम क्या होता है यहाँ पे? परमाणु संख्या 20 होता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और आपको पता है कि कैल्शियम क्या है? एक धातु है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है ना, ये क्या दोस्तों आपके पास? तो एक धातु का दे रखा है 2882। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 5 यानी कि 7 दोस्तों होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? 7 होता है ना। यदि 2 5 यहाँ पे आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को यहाँ पे मिल पा रहा होगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4 होती है। यानी 2 2 कितना हो गया? यहाँ पे 4 हो गया। ए बराबर क्या होता है? P+N आपको बता चुके हैं। परमाणु जब आपको द्रव्यमान संख्या निकालना होगा तो प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या जोड़ देंगे तो आपके पास जो है वो द्रव्यमान संख्या निकल के आ जाएगा। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है। देखिए आइसोटोप लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या दोस्तों? आइसोटॉप होगा। ठीक है, कितना एरर आप देख पा रहे होंगे, टाइपिंग में है। तो किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप का वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? यहाँ पे भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कोलाइडी कणों के आकार की सीमा लगभग 10⁻⁹ से लेकर के मीटर से लेकर के 10⁻⁻9 से लेकर के 10⁻6 मीटर होती है। इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। जो कोलाइडी कण होते हैं ना उसको आप लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। आधुनिक परमाणु प्रतीक जो है जॉन्स जैकब बर्जीलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। यानी जो आधुनिक का परमाणु प्रतीक जो प्रतीक होता है यानी कि साइन होता है ना, वो कौन दिए थे? बर्जीलियस साहब के द्वारा दिया गया था। बोरोन की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? 87 प्रति पीएम यहाँ पे दोस्तों बोरोन की परमाणु त्रिज्या होती है। हाइड्रोजन परमाणु के एनवे स्थिर कक्ष का अर्धव्यास x² समानुपाती होता है। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का यहाँ पे एग्जाम्पल होता है। एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है यहाँ पे फिजिकल चेंज। यहाँ जो पानी में चीनी घुलना होता है ना वो कहता है भौतिक चेंज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला का जलना दोस्तों क्या है? तो भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो कोयला का जलना क्या होता है? यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। कोयला का जलना क्या होगा? यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होगा। एवोगाड्रो के नियम के अनुसार समान तत्व और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है, बराबर होती है। ये प्रश्न आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। एवोगाड्रो का नियम तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखोगे। इसका हम फिर से बता दें आपको। समान तत्व और दाब पर गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या दोस्तों क्या होती है? वो समान होती है। ये है अवोगाड्रो का नियम। वाष्प का दाब में परिवर्तन संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। विलय या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में विलयन की सांद्रता के रूप में हम लोग जानते हैं। पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस विघटन अभिक्रिया है। पानी क्या है दोस्तों? तो इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे विघटन अभिक्रिया हो जाएगा। दो तरलों ए और बी को मिलाने पर आदर्श प्राप्त करने के लिए मिश्रण की एंथैल्पी क्या होगी? यहाँ पे शून्य होगी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन का यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा। पानी का उबलना क्या यहाँ पे? भौतिक परिवर्तन का यहाँ पे एग्जाम्पल होगा पानी का उबलना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। यानी ठोस कपूर से कपूर वाष्प जो बनाने की प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये सवाल जो है ना जाने कितने प्रश्न पूछे जा चुका अभी तक, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। किसी पदार्थ के सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। आपको हम फिजिक्स में बताए थे, यहाँ केमिस्ट्री में भी लिखा हुआ है। एलपीजी में प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन का उसमें मिश्रण होता है। एलपीजी होता है ना, लिक्विफाइड
पेट्रोलियम गैस जो जो हम लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, प्रोटेन, ब्यूटेन और एथेन का यहाँ पे मिश्रण होता है। एलपीजी में गंध के लिए एथिल मर्कैप्टन मिलाया जाता है। दोस्तों एलपीजी में क्या होता है, किसी प्रकार की गंध नहीं होती है। सुरक्षा के दृष्टि से देखते हुए इसमें क्या करते हैं हम लोग, एथिल मर्कैप्टन मिला देते हैं, जिससे पता चलती है कि जब भी कोई गैस लीक होती है ना, उसके सुगंध से हमको पता चल जाता है कि गैस लीक हो रहा है। इसलिए हमें यहाँ पे एथिल मर्कैप्टन इसमें मिलाया जाता है, ठीक है, गंध के लिए। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक क्या होगा, यहाँ पे घट जाता है। क्वेश्चन से पूछेगा कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालेंगे तब जल का क्वथनांक जो होगा, क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्वथनांक से यहाँ पे क्या होगा, वो घट जाएगा। क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया होती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्रिस्टलीकरण क्या है, तो दोस्तों आप ध्यान में रखोगे कि शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित यहाँ पे हो जाता है। दूध उदाहरण है किसका, कोलाइडी, विलयन और इमल्सन का। क्वेश्चन से पूछे है कि जो दूध होता है ना, मिल्क, किसका एग्जाम्पल होता है, तो ये कोलाइडी, विलयन का यहाँ पे एग्जाम्पल होता है। साथ ही इमल्सन का भी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, तो दूध एग्जाम्पल हो जाता है। वायु एक मिश्रण है किसका, N2O2 AR और ETC, ये सभी क्या दोस्तों, वायु जो है इसका मिश्रण होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण भौतिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। ऊर्जा में कोई निबल परिवर्तन नहीं होना रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा नहीं है। अपचयन वह प्रक्रिया होती है, अपचयन और उपचयन दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखेंगे। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। AgNO3 विलयन और कॉपर धातु की जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा। यहाँ पे अपचयन की अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की संख्या घटती है। जब अपचयन होगा ना, तो अपचयन में क्या होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण की संख्या जो है, ऑक्सीडेशन, इसकी संख्या क्या होगी, कम हो जाएंगी। पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, अंतराण्विक बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंतराण्विक बल कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। ठोस पदार्थों में वह सर्वाधिक तथा गैसों में यह सबसे कम होता है। जो अंतराण्विक बल होता है ना, वो ठोस में क्या होता है, सर्वाधिक होता है, और जबकि गैस में क्या होता है, सबसे कम आपको देखने को मिलते हैं। एंटीसेप्टिक दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन से पूछेगा जो एंटीसेप्टिक दवाई होती है, इसके उत्पादन में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो इथाइल अल्कोहल का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आसानी से बहने की क्षमता ठोस विशेषता नहीं होती है। जो आसानी से बह जाती है दोस्तों, वो क्या होती है, द्रव होती है या गैस होती है, जबकि दोस्तों ठोस जो है आसानी से नहीं बहती है, ठोस ठोस होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल तनुकरण और बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाती है। यहाँ पे ध्यान रखोगे, जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल तनुकरण और बिना बुझे हुए चूने के यदि आप और पानी के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो वो क्या देगा आपको, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया आपको वहाँ पे दिखाएगा। कम तापमान उच्च दाब गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट जो है विलयन अग्निशामक का घटक होता है। जो अग्निशामक होता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, और साथ ही यहाँ पे बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल होता है किसमें, तो अग्निशामक के यंत्र में। गैस दोस्तों क्या एक तत्व नहीं है, गैस क्या होता है, एक मिश्रण होता है। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है, एंटोनी लेबोइजर को आधुनिक रसायन का जनक कहते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को का रासायनिक यहाँ पे रूप है। जो नीला थोथा होता है उसको ब्लू बिट्रोल कहते हैं। इसे ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है। यहाँ पे नीला थोथा कॉपर सल्फेट। CaO को क्या बोलते हैं, अनबुझा चूना कहते हैं। जो अनबुझा चूना होता है ना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को यहाँ पे बोलते हैं अनबुझा चूना, ठीक है। चूने का पानी CO2 द्वारा दुधिया हो जाता है। क्वेश्चन में पूछे कि चूना का जो पानी होता है ना, किस वजह से दुधिया होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से यहाँ पे दुधिया हो जाता है। सीमेंट निर्माण में चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर बोलते हैं सीमेंट निर्माण में चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, SiO2, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और कई बार दोस्तों सीमेंट से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसमें किसका किसका घटक होता है, तो चूना पत्थर का, सिलिका मिट्टी का और साथ ही जिप्सम का इस्तेमाल होता है किसके लिए, सीमेंट के निर्माण में। एक कार के बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं कार की बैटरी में।
पीतल के कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण रूप से निकलने वाला धुआं होता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सोने को सांद्र नाइट्रिक और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अम्लराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? अम्लराज के नाम से जानते हैं। इस बात को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि CO समूह का बॉन्ड ऑर्डर जो है यहाँ पे आवंत ऋण 3 है। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। पानी में घुलने पर उसे कठोर पानी वाला यौगिक CaHCO3 का हॉल ट्वाइस है यहाँ पे। क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम सफेद है, यानी क्षारीय जो लेड कार्बोनेट है ना, इसका व्यापारिक नाम क्या है आपके पास? सफेद यहाँ पे व्हाइट लेड है, यह सफेद क्रिस्टलीय यौगिक है। इसका प्रयोग पेंट रंग द्रव के रूप में भी किया जाता है। दूध तथा स्टार्च सॉल्यूशन कोलाइडल घोल है, यानी दूध और स्टार्च होते हैं ना, ये क्या होता है आपके पास? तो कोलाइडल घोल आपके पास होता है। यह टिंडल प्रभाव दर्शाती है। क्वेश्चन से पूछेगा कि टिंडल प्रभाव कौन कौन दर्शाते हैं, तो दूध और स्टार्च होते हैं यहाँ पे, वो टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। लोहे का विशुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा होता है। जो पिटवा लोहा होता है ना, ये सबसे शुद्ध लोहा होता है। कौन सा? पिटवा लोहा। बोरोन का गलनांक सबसे उच्च होता है। क्वेश्चन से पूछेगा कि किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, तो बोरोन का गलनांक सबसे उच्च होता है दोस्तों। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना, आपको ये मतलब क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन में क्या क्या रहेगा उसके अनुसार आप उसे हाई और लो कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे आंसर है कि बोरोन का गलनांक सबसे ऊंच होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। वेल्डिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन से पूछता है कि जो वेल्डिंग होता है ना, वेल्डिंग जो काम करते हैं, वेल्डिंग वाले काम, उसमें किसका किसका मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और साथ में जो एसिटिलीन गैस है इसका मिश्रण होता है। किसमें? वेल्डिंग में यूज करते हैं। लोहे के पाइप पर जस्ता की गैल्वेनाइज की जाती है। जो लोहे पर जो पाइप होती है ना, उसको जंग से बचाने के लिए हम लोग जस्ता का गैल्वेनाइज करते हैं, जस्तीकरण भी इसे बोलते हैं हम लोग। मानव पसीने माध्यम से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक यहाँ पर होगा इत्यादि उत्सर्जित होता है। यानी मानव जो पसीना होता है ना, पसीना, ठीक है, स्वेट जिसे बोलते हैं, इसके माध्यम से आपके शरीर से सोडियम निकलता है, पोटेशियम निकलता है, कैल्शियम निकलता है, मैग्नीशियम निकलता है और जिंक इत्यादि यहाँ से उत्सर्जित होता है। कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता इत्यादि अलोह धात्विक खनिज है। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि जो अलोह धात्विक खनिज है ना, वो कौन कौन सा है आपके पास? कोबाल्ट अलोह है, टीन अलोह है, तांबा अलोह है, जस्ता अलोह है। ये सभी दोस्तों क्या है आपके पास? तो अलोह धात्विक खनिज हैं। ट्यूब लाइटों तथा प्रखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास का निर्माण सिलिका से होता है, सोडियम ऑक्साइड से होता है तथा सोडियम ऑक्साइडों से यहाँ पे होता है। चांदी धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। जो चांदी होती है दोस्तों, इसका जो विद्युत चालकता होती है क्या होती है? सबसे अधिक होती है। लेकिन दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चांदी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब तारों के रूप में, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। यदि हम लगा देंगे कहीं पे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे चोरी भी कर सकते हैं। इसलिए इसके इसके जगह पर हम लोग तांबा या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। सबसे भारी धातु से कौन सा? प्लेटिनम में आपको सबसे भारी धातु देखने को मिलते हैं। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, जिसे पीओपी कहते हैं दोस्तों। और यह दोस्तों क्या है आपके पास? एक जिप्सम है, इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2, CaSO4 इंटू H2O। दोस्तों यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, तो यहाँ पे हाफ H2O होना चाहिए। ठीक है, हाफ H2O होगा। ठीक है, बाकी यदि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये दोस्तों क्या होता है आपके पास? जिप्सम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच है, तो आप लोग करेक्ट कर लोगे। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। बाकी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये आपके पास यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपको हड्डी को ठीक करने में इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु दोस्तों कौन सा था? पोटेशियम होता है। आपको पता है दोस्तों, क्रियाशील श्रेणी आप देखे होंगे, सबसे टॉप पे आपको पोटेशियम ही देखने को मिलेगा। श्वेत धातु लेड एवं लिथियम होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग अभिक्रियांतिक हीरा के उत्पादन में करते हैं। दोस्तों को पता है कि हीरा का जो है ना, कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। बाकी फुलेरिन भी आपको कार्बन की जो है अपरूप के रूप में देखने को मिलते हैं। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। पारा समान ताप पर द्रव होता है। थर्मामीटर में इसका उपयोग करते हैं। पारा जो है ना, समान ताप पर क्या होता है? तो द्रव होता है।
पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त की जाती है, ठीक है। जो पिच ब्लेंड होती है दोस्तों, इससे रेडियम का अर्थ क्या है, तो पिच ब्लेंड है, इसे भी ध्यान रखेंगे। वायु में थोड़ी देर रखने पर तांबा के ऊपर हरा रंग का यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, तो बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखोगे। हेमेराइट खनिज से लोहा प्राप्त होती है, इसमें हेमेराइट ने हेमेटाइट खनिज से दोस्तों क्या होगी, लोहा प्राप्त होगी। तो यहाँ पे बहुत सारी एरर आपको देखने को मिल पा रहे हैं, वो भी टाइपिंग एरर यहाँ पे दोस्तों शब्द में दिए गए हैं। धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रगलन कहते हैं, ठीक है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव माना जाता है यहाँ पे। चलिए यहाँ दोस्तों ये जो फैक्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव मानते हैं। जो बर्तन होता है ना उसको बोलते हैं ऋण ध्रुव, और जो शुद्ध जस्ता होता है उसे क्या बोलते हैं, धन ध्रुव, ठीक है। जस्ता क्या होता है, धन ध्रुव, और जो बर्तन होते हैं यहाँ पे ऋण ध्रुव होते हैं। ये सवाल पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। लोहे में जंग लगने से उसका वजन दोस्तों बढ़ जाएगा। कई बार दोस्तों क्या होता है, लोग सोचते हैं कि लोहे में जंग लग गया ना, उसका मतलब कि मतलब झड़ गया होगा, वो खराब हो गया होगा, तो उसका वजन कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी लोहे में जंग लगेगा ना दोस्तों, तो उसका वजन क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये तो आपने 10th का यदि साइंस पढ़ा होगा तो आपको ये चीजें पता होंगी। जस्ते से विद्युत बैटरी बनता है, क्वेश्चन से पूछे है कि विद्युत बैटरी किससे बनता है, तो जस्ते से बनता है। Al2 देखिए, Al2 कैसे लिखा हुआ है, Al2O3 2SiO2 2S2, ये चीनी मिट्टी का सूत्र होता है। चीनी मिट्टी का सूत्र क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए। जिंक ऑक्साइड का उपयोग रबर में करते हैं, प्लास्टिक में करते हैं, सिरोमिक कांच में करते हैं, पेंटस में करते हैं, मलियम में, बैटरी के उत्पादन में इसका इस्तेमाल होता है। यूरेनियम दोस्तों क्या है आपके पास, एक भारी धातु है आपके पास हो जाएगा यहाँ पे। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग जिंक की परत यहाँ पे चढ़ाते हैं, जिसे हम लोग जस्तीकरण के नाम से भी जानते हैं। मैग्नीज का उपयोग माचिस में करते हैं, चमड़ा उद्योग में, फोटोग्राफी में, और शुष्क बैटरियों में इसका निर्माण जो है मैग्नीज का किया जाता है। कई बार पूछे जाते हैं आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इसका फॉर्मूला की हम बात करें तो CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा कि उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बुझा हुआ चूना कहते हैं। और बिना बुझा हुआ चूना कैसे कहते हैं, CaO को कहते हैं, जो आपको ऊपर बता चुके हैं। पीतल, जस्ता तथा तांबा का मिश्र धातु होता है। ये कई बार दोस्तों पूछे गए हैं, प्रश्न है पीतल। इसका आप ट्रिक लगा सकते हो कि पिताजी, ठीक है। पिताजी मतलब पी से पीतल, तो से तांबा, जी से जिंक, यानी पिताजी। पीतल जो होता है वो तांबा और जिंक का मिश्र धातु है पीतल। पीतल का घनत्व दोस्तों कितना होता है, 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यहाँ पे पीतल का घनत्व आपको देखने को मिलेगा, डेंसिटी। कार्बन, निकेल और क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। कई बार पूछे गए हैं कि जो स्टेनलेस स्टील होता है ना, ये किसका किसका मतलब कि मिश्र धातु होता है, तो आप लोग ध्यान में रखोगे। इसमें होता है कार्बन और निकेल, और साथ ही इसमें क्या होता है, क्रोमियम, ठीक है। कार्बन प्लस निकेल और प्लस में क्या होता है, क्रोमियम का मिश्र धातु होता है, कौन सा, स्टेनलेस स्टील। सोना एवं प्लेटिनम धातु का संचालन नहीं होता, यानी कि सोना और जो प्लेटिनम होते हैं इसमें जंग नहीं लगता है, इसलिए इसमें इतने महंगे होते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब आप सोडा वाटर खोलते हैं ना दोस्तों, यदि आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही भरी जाती है, CO2 गैस उसमें भरी जाती है। कई बार पूछे जाते हैं आपको। ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन का प्ररूप है, जो आपको हम बता चुके हैं, जिनकी त्रिस्तरीय संरचना अलग अलग होती है। यहाँ पे शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि CO2 होता है, शुष्क ठोस बर्फ, ध्यान रखेंगे। शुष्क बर्फ बिना द्रव के रूप में बदले ऊर्ध्वपातित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जो कि किसका मतलब कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा, हीरा। वाहनों से मुक्त वाहनों से होगा यहाँ पे, वाहनों से मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इसमें क्या अंतर है, देखिए जब भी कोई चीजें पूरी तरह से जल जाएगी ना, उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगी। और जब भी कोई चीज़ें पूरी तरह से नहीं जलेगी, कच्चा रह जाएगा, उससे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। तो जो जो तेल होता है ना, मतलब वाहनों में, उससे पूरी तरह से नहीं जलता है, उससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जो पूरी तरह से जल जाता है उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। बस इतना ही अंतर है, ध्यान में रखेंगे। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा इसमें बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाते हैं, यहाँ पे कार्बन की मात्रा यहाँ पे बढ़ाई जाती है, ध्यान में रखेंगे। हीरा कार्बन का यहाँ पे अपर रूप होता है, इसको ध्यान रखेंगे। और क्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप दीपक की कालिक होती है, जो
काजल लगाते हैं ना बच्चे लोगों को, दीपक की काजल जो मम्मी से बनाती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, वो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है, ठीक है, दीपक की कालिक। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट के यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फुलरीन दोस्तों आपको हम बताए थे कि कार्बन का एक अपरूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं और अति चालकता, अर्धचालक, स्नेहक आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, फुलरीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हमारे पास है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है, C/137 होती है। इलेक्ट्रॉन एक उप परमाणु कण है जिस पर ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन की गति ही विद्युत धारा का निर्माण करती है, ठीक है। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा, ठीक है, 2H2O+O2 क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमको पानी बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पानी बनाता है, H2O बनाता है। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसकी यौगिक का क्या होगा सूत्र, XH4 आपका सूत्र यहाँ पे हो जाएगा। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है यहाँ पे, D2O दोस्तों होता है आपको। इसे क्या बोलते हैं, भारी पानी कहते हैं, जो कि परमाणु जो होते हैं भट्टी में मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हवा में सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 78% आपको दोस्तों सबसे अधिक आपको नाइट्रोजन देखने को मिलते हैं हवा में। यह द्विपरमाणुक तत्व है जिसमें रंगहीन और गंधहीन गैस है। इसमें नाइट्रोजन दोस्तों है ना, इसमें रंगहीन गैस, इसमें कोई भी रंग नहीं होता, और साथ ही ये गंधहीन गैस है, इसमें कोई भी गैस मतलब कि स्मेल नहीं होता है। वाटर गैस दोस्तों क्या बोलते हैं, भाप अंगार गैस से बोलते हैं। ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, कौन सा, भाप अंगार गैस यानी कि वाटर गैस। जब भाप की लाल गर्म को कार्बन के ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो जल गैस बनती है। इस प्रक्रिया में भाप और कोक के बीच में एक उष्माशोषी अभिक्रिया होती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का यहाँ पे उत्पादन करती है। जल गैस का उपयोग विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में यहाँ पे किया जाता है। ब्रोमीन लाल द्रव होती हैं जो वाष्पशील और अज्वलनशील होती है। ब्रोमीन कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और जो स्टूडेंट है यहाँ पे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। ब्रोमीन कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाए जाने वाला दोस्तों यहाँ पे है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तैरने के अलावा तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्लोरीन के कारण से जल जाती है। तो जो तालाब होते हैं स्विमिंग पूल, उसमें क्या होता है, तो क्लोरीन मिलाया जाता है उसको साफ करने के लिए। क्लोरीन एक शक्तिशाली ऑक्सीजन एजेंट है। इसका प्रयोग पानी में कीटाणु लिखा हुआ है ना, पानी कीटाणु शोधन, विरंजन और धातु प्रसंस्करण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, क्लोरीन का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है, ठीक है, ऑक्टागोनल होता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2 क्या होते हैं, हास्य गैस होती है, इसे हंसने वाले गैस भी कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस वायुमंडलीय प्रदूषक होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से आम्ल वर्षा जो होती है दोस्तों, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड ही आपको देखने को मिलते हैं। यह दोस्तों क्या है कि रंगहीन गैस है, इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। रेडॉन एक रेडियोधर्मी गैस है। यह यूरेनियम के रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होती है। चट्टानों पानी में पाया जाता है, कौन सा, रेडॉन गैस। रेडॉन का उपयोग भूकंप पुनर्निर्माण में होता है। क्वेश्चन से पूछे कि कौन सा ऐसा गैस है प्रकृति में जिसका उपयोग यहाँ पे जो है मतलब कि भूकंप पुनर्निर्माण के लिए लगाते हैं, अनुमान के लिए वो रेडियन का इस्तेमाल करते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान दोस्तों कितना होता है, 7 होता है उदासीन विलयन का पीएच मान। वर्षा का पानी जो है जल का शुद्ध रूप होता है। क्वेश्चन से पूछेगा कि जल का शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो वर्षा का पानी होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। जो अम्लीय विलयन होता है ना, उसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी।